हम लोग पिछला क्लास में इसमें पढ़े हुए थे। सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन 15 तक हम लोग बनाए हुए थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का जो यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इन कंपेरिजन लिखा है, सॉरी, इन कंपेरिजन टू 0.01 m सोडियम 0.1 m solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 m MgCl2 solution is। तो ये MgCl2 जो सोल्यूशन का जो है कि कंपेरिजन पूछ रहा है कि दो अगर सोल्यूशन लिया जाए जिसमें से एक सोल्यूशन का जो है कि कंपोजिशन दिया है ग्लूकोज का 0.01 m और दूसरा सोल्यूशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का जिसका मोलारिटी दिया है 0.01 m। तो पूछ रहा है दोनों में से किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रकार का कोलगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका नंबर ऑफ मोल अधिक होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है। तो यहाँ पर यह जब डिसोसिएट होगा तो मैग्नीशियम 1 मोल बनेगा और क्लोरीन 2 मोल, यानी यह टोटल 3 मोल बनेगा, जबकि ग्लूकोज जो कि कोवैलेंट कंपाउंड है इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यह 0.01 मोल ही रह जाएगा, जबकि यह हो जाएगा 3 टाइम्स 0.01 मोल, यानी इसका जो है कि अमाउंट मोल अधिक होगा। तो जिसका अमाउंट अधिक होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन अधिक होता है। तो यह जो है कि 3 मोल बनेगा टूटने के बाद, 1 मोल सोडियम और 2 मोल क्लोरीन। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ग्लूकोज के तुलना में यह 3 टाइम्स जो है कि इसका जो है कि डिप्रेशन होगा। तो यह ग्लूकोज जितना घटेगा उससे 3 गुना यह घटेगा। तो आंसर हो जाएगा आपको सी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज। कैल्शियम नाइट्रेट का बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो 1 मोल जितने मोल में टूटता है वही बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, यहाँ पर बना रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट जो है CaNO3 का होल 2। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट यह टूटता है तो कैल्शियम पर प्लस और 2 मोल नाइट्रेट पर यहाँ पर माइनस, तो टोटल 1 मोल कैल्शियम और 2 मोल नाइट्रेट यानी टोटल 3 मोल बनता है। तो ये आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको 3। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है इसमें कि व्हाट इज फॉल्स फॉर द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए कौन सा कथन गलत है। तो याद रखेंगे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है और इसका यह नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो दिया ऑप्शन कि इसका वैल्यू 0 से अधिक होगा और 1 से छोटा होगा, तो यह भी सही है। यह गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है मोल फ्रैक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसमें, तो हम लोग जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वह होता है आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर n/n + n होता है। तो मान लीजिए सॉल्यूट आपको दिया गया है, सॉल्यूट हमेशा कम रहता है तो यह 5 मोल लिखते हैं, और सॉल्वेंट मान लीजिए 10 मोल या ज्यादा रहता है, सॉल्यूट 5 मोल। तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा यह 5/15। तो यह जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इसीलिए इसमें, और यह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सही आंसर आपको, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 का बी गलत है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो है कि आपको -2 कभी नहीं हो सकता है और 2 से यह 1 जो से यह कह रहा है कि छोटा होगा या 2 के बराबर होगा, तो यह भी नहीं हो सकता है। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और यह नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यह तीनों ऑप्शन सही है। गलत ऑप्शन कौन है, बी है। अब आते हैं आपको इसमें अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यूनिट ऑफ मोलालिटीज। मोलालिटी का मात्रक क्या होगा। तो मोलालिटी का मात्रक होता है मोल पर केजी। मोलालिटी का मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम लोग, सॉरी 20 में आते हैं। कह रहा है कि मोलर इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट केबी इज डिपेंड अपॉन। तो यह जो है कि आपको सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, यह हमेशा जो है कि सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर
21 देखते हैं। कह रहा है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इन ए सोल्यूशन द वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इज। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई का मान जो है कि हमेशा 1 से अधिक होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है 1 मोल टूटता है तो 2 मोल 3 मोल या 4 मोल बनाता है, तो यानी वह टूटने के बाद हमेशा 1 मोल से अधिक बनाता है। यदि वह इलेक्ट्रोलाइट है तो हमेशा 1 से अधिक बनाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन हैविंग द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस प्रकार का सॉल्यूशन, उनका क्या जो है कि एक समान होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक समान होते हैं, यानी परासरण दाब उनका एक समान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किस जो है कि निम्नलिखित में किस कंपाउंड का फ्रीजिंग पॉइंट में ओनोमन सबसे अधिक होगा। तो जो ज्यादा टूटकर नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में ओनोमन सबसे ज्यादा होगा। तो यह टूटेगा तो 2 मोल पोटासियम और 1 मोल सल्फेट, यानी कि 3 मोल बनाएगा, यह 2 मोल बनाएगा और यह दोनों नहीं टूटेगा। तो सबसे ज्यादा मोल कौन बनाएगा, K2SO4। तो जितना ज्यादा मोल होगा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कम होते जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको ए। तो जितना मोल ज्यादा होगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ही क्या होंगे, अधिक होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 24 में कह रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एटॉमिक मास जो है इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है। तो याद रखें एटॉमिक मास में जो बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। तो परमाणु द्रव्यमान जो है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के जोड़ के बराबर होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि निम्नलिखित में कौन तापमान से प्रभावित नहीं होता है। तो तापमान से जो है कि मोल फ्रैक्शन प्रभावित नहीं होता है, मोलालिटी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों में वॉल्यूम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ नॉर्मलिटी है, इसमें वॉल्यूम पाया जाता है, तो यह तापमान से प्रभावित होता है। दूसरा मोलारिटी है, इसमें भी वॉल्यूम होता है, तो यह भी तापमान से प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन में आपको दूसरा ऑप्शन मोलालिटी है, तो मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं होता है, इसमें सॉल्वेंट के वेट पर निकाला जाता है, तो यह तापमान से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर मोलारिटी है, इसमें वॉल्यूम पाया जाता है, तो यह तापमान से प्रभावित होता है। फिर यहाँ पर फॉर्मालिटी है, तो फॉर्मालिटी में भी वॉल्यूम पाया जाता है, इसीलिए यह भी तापमान से प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे मोलालिटी कभी भी जो कि तापमान से प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, मोलालिटी बराबर होता है आपको यहाँ पर A गुने 1000 बटा M गुने W। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए यह तापमान से प्रभावित नहीं होता है। एक और है आपको मोल फ्रैक्शन, वो भी तापमान से प्रभावित नहीं होता है। अब आते हैं इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 करा, एक सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर दिया इतना एटीएम एट 300 केल्विन, द कंसंट्रेशन शुड बी। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि दिया हुआ है और इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि यह क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें दिया गया है कि आपको एक सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, आपको पाई बराबर दिया है 0.0821 ATM दिया है, और इसका टेम्परेचर कितना दिया है, तो टेम्परेचर दिया है आपको 300 केल्विन दिया है। पूछ क्या रहा है कंसंट्रेशन, यानी C बराबर वाट पूछ रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चूंकि पाई बराबर होता है, ध्यान देंगे पाई बराबर होता है CRT, यहाँ से C बराबर होगा पाई बटा RT। C बराबर क्या होगा, पाई बटा RT। तो यहाँ पर पाई का मान, R का मान और T का मान हम लोग पुट करेंगे, तो इसका जो है कि आपको आंसर आ जाएगा, और गुना भाग करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर D। अब आते हैं इसमें 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि ये जो टॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2 है,
H2O हैज। तो HCl और H2O का इजोटोपिक मिक्सचर जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो पहला ऑप्शन है 48% HCl, दूसरा 22.2% HCl, तीसरा जो है कि 36% HCl और चौथा जो है कि 20.2% HCl। तो सही आंसर हो जाएगा आपको डी 20.2% HCl। अब आते हैं इसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कि सॉल्यूट मिलाने से बढ़ जाता है। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम और नॉन। यहाँ पर सॉल्यूट का चर्चा ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है पाई आपको बराबर CRT, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी कह सकते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 29 द कह रहा कि द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप इज, यानी इसमें से कौन सा जो है कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का निर्माण करता है? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है एक प्रकार का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यह दो प्रकार का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो हम लोग को पता करना है इसमें कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल कौन है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में करा है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। तो यह आइडियल सोल्यूशन हो गया। यह दोनों नेगेटिव जो है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए प्लांट सेल सिंक व्हेन इट इज केप्ट इन। कह रहा है कि एक प्लांट का सेल जो है वो सिकुड़ जाता है। तो कब सिकुड़ जाएगा, किस प्रकार के उसको सोल्यूशन में रखेंगे तो वह सिकुड़ जा रहा है। तो प्लांट में उनका सेल तभी सिकुड़ता है, तभी श्रिंक करता है जब उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने से क्या होता है, तो उसमें जो है कि आपको सेल से जो है कि लिक्विड बाहर निकल जाता है, इसलिए सेल का साइज छोटा हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से इंक्रीज करेगा। तो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इंक्रीज करेगा? तो पहला है इंक्रीज इन वॉल्यूम, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो अभी आपको बताया है कि सोल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको बी। यह ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्यूट बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच मान पूछा जा रहा है वाटर का। तो वाटर न्यूट्रल होता है, इसका पीएच होगा 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। उस समय यह काफी जो कि टॉप एग्जाम हुआ था। तो ये 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात करना है 0.1 m मैग्नीशियम नाइट्रेट सोल्यूशन का, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया है 2.74। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए उसको बता रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कहते हैं। अल्फा बराबर होता है आपको I-1 बटा n-1 I-1 बटा n-1। तो यहाँ पर जो है कि I यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया है 2.74 और जो है कि आपको इसमें n कितना दिया हुआ है, तो बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट NO3। तो यह जब टूटेगा तो 1 मोल बेरियम बनेगा और 2 मोल नाइट्रेट बनेगा। तो यह टोटल 3 मोल हो गया। n हो गया आपको 3, 2 मोल नाइट्रेट और 1 मोल बेरियम। यहाँ पर हम लोग 3 रख देते हैं और 3 - 1 अल्फा बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अल्फा बराबर आपको यहाँ पर भी 1 रखना है, क्योंकि होता है बॉन्ड अल्फा बराबर होता है बॉन्ड ऑफ फैक्टर -1 बटा n-1। यहाँ पर भी -1 रखे हैं।
तो यह घट के हो जाएगा 1.74/2। अब इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो यह आपको हो जाएगा 174/200 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह जो है कि आपको इसको भाग देंगे तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.87 आएगा। 2 बार में यह कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 8 16 और फिर 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, आसानी से यहाँ से कट जाएगा। तो परसेंटेज में बात किया जाए तो यह हो जाएगा 87%। कितना हो जाएगा? 87%। तो यहाँ पर जो है कि आपको इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपको 87% यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 जो क्वेश्चन है यह आपको इसमें दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन इन -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इफ KF बराबर 1.87 एंड KB बराबर 0.512। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन के माध्यम से 2 टॉपिक को जो है कि जोड़ा गया है, एक तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा जो है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं कैसे यह सॉल्व होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF नॉट माइनस T आपको यहाँ पर S। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है कि ओरिजिनल सॉल्वेंट का है बराबर होता है KF इंटू M। KF इंटू M, जहाँ M क्या है? मोलालिटी है। तो क्या करेंगे, ये आपको 0 होता है, यह वैल्यू दिया है माइनस जो है कि -0.186 यह वैल्यू दिया गया है अब क्वेश्चन में, और KF का मान है 0.186। KF का मान कितना है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। KF का मान है 1.86 है, सॉरी यहाँ पर KF का मान है 1.86 है। यहाँ पर फिर से देखेंगे KF का मान कितना दिया है? 1.86 और इंटू M यानी मोलालिटी कर देते हैं। यहाँ पर इसको माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.186 बराबर 1.86 M। यहाँ से M निकाल लेंगे यानी मोलालिटी निकाल लेंगे, तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा आपको 0.186 बटा 1.86। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जो है कि 3 जीरो आएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। तो यह 2 जीरो कट गया। यह 186 ऊपर भी 186 नीचे भी, यह भी आपको कट जाएगा। यहाँ पर मोलालिटी बराबर 1/10 आएगा, यानी आपको मोलालिटी हो जाएगा 0.1। यहाँ से हम लोग मोलालिटी निकाल लिए। अब हम लोग को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू आपको M। यहाँ से आपको डेल्टा TB निकालना है। KB का वैल्यू कितना दिया है तो देखेंगे यहाँ पर KB का वैल्यू है 0.512 दिया गया है। यहाँ पर रखते हैं 0.512 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0512। यह डेल्टा TB हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन है 35 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से कौन जो है कि सॉल्यूशन का यानी विलयन का कोलगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यह कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यह भी होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यह भी होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है कोलगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 36, कहता है कि इफ n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट देन मोल फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इज। यानी हिंदी में हम लोग कहें तो कह रहा है कि यदि सॉल्यूट का मोल
n हो और सॉल्वेंट का मोल बड़ा n हो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे होगा तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक से डिनोट करते हैं। यहाँ दो प्रकार का होता है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्सन होता है n बटा n प्लस n और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एक्सन बराबर होता है n बटा n प्लस n। यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यह होता है आपको, तो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर बी। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है 1% ग्लूकोज, यहाँ पर लिखा है 1% सुक्रोज, यहाँ पर 1% NaCl और 1% यूरिया। तो यह ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया तीनों जो है कि कोवैलेंट कंपाउंड है। यह पानी में डालने के बाद उतना ही रहेंगे जो पानी में मिलाने से पहले थे, लेकिन यहाँ पर यह एक आयनिक कंपाउंड है। यह पानी में डालने के बाद 2 मोल में टूट जाएगा, 1 मोल सोडियम और 1 मोल कोलिन, तो नंबर ऑफ मोल इसका बढ़ जाएगा। इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक इसी का होगा, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो ऑप्शन सी का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडियल सोल्यूशन, कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। आइडियल सोल्यूशन जो है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला है बेंजीन प्लस टोलिन, तो बेंजीन और जो है कि टोलिन जो है वह दोनों एक ही प्रकार का कंपाउंड है, क्योंकि इसमें बेंजीन है और इसमें टोलिन में भी बेंजीन ही पाया जाता है, तो यह सेम टाइप का कंपाउंड है, तो यह आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों एक ही ग्रुप का ही है। मिथाइल अल्कोहल 1 कार्बन का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो यह भी सेम ग्रुप का कंपाउंड है, तो यह भी आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा और SiCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो दोनों सेम ग्रुप का जो कि कंपाउंड है, तो यह भी आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, यह दोनों अलग कंपाउंड है, अलग ग्रुप का है, तो यह आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएगा, तो यह आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो आइडियल सोल्यूशन का पहचान क्या है, तो दोनों जो है कि सोल्यूशन सेम ग्रुप के होते हैं, जैसे इसमें भी बेंजीन इसमें भी बेंजीन, यह मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो देखने से ही पता चल रहा है कि A, B और D जो है कि सेम टाइप का कंपाउंड है, तो ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। यह अलग अलग मिक्सचर है, क्लोरोफॉर्म अलग कंपाउंड हो गया, एसीटोन अलग, तो यह कभी भी आइडियल सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं। आइडियल सोल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों सोल्यूशन जो है कि सेम टाइप का हो। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इफ 18 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द सोल्यूशन इज सेड टू बी, सोल्यूशन को क्या कहेंगे। यदि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो सोल्यूशन को क्या कहेंगे, यानी कितना मोलल सोल्यूशन होगा। तो यानी इसका मोलालिटी ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन में करा कि 1000 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। आपको मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर A गुने 1000 बटा M गुने W। यहाँ पर देखते हैं A कह रहा कि 18 ग्राम है, अगुने 1000, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज के 180 ग्राम होता है, और W जो है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेट जो है कि कितना है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर A गुने 1000 बटे M गुने W, तो A क्या है सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट का वेट दिया है 18 ग्राम गुने 1000, यह मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का हो गया 180 और यह वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 1000, यह कट गया। यहाँ पर इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/, आपको 10 आ जाएगा, यानी मोलालिटी हो जाएगा
0.1 m। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 0.1 m, यानी आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोलर दिया है, यहाँ पर मोलल दिया है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर मोलल होना चाहिए। क्या होगा? मोलल। पर केजी निकाला जाता है तो उसको मोलल कहते हैं, और वॉल्यूम में निकाला जाता है लीटर में तो उसको मोलर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको बी। तो यह आपको सॉल्यूशन चैप्टर का जो है कि लगभग आपको 39 क्वेश्चन आपको बनाया गया ऑब्जेक्टिव, जो पिछले साल आपके एग्जाम में आईएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जहाँ पर आपको डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, उसको कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम अगले वीडियो में इसको सुधार करेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आपको आईएससी के एग्जाम में पिछले 10 साल में पूछा गया है। तो इसको देखिए, समझिए और पढ़िए।